हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव और हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। राइट। तो हम कर रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। ये है हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल का पार्ट 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 बोहर एटॉमिक मॉडल का। राइट। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमने रेडियस पढ़ लिया है, हमने वेलोसिटी पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल जो है, इसमें टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड क्या है, यानी कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि इलेक्ट्रॉन, देखो ये है हमारे पास हमारा न्यूक्लियस। राइट। ये है हमारा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा यानी रिवॉल्व करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूमकर न्यूक्लियस के अराउंड घूमकर जब अपने इसी पॉइंट पे आएगा जहां से शुरू किया, यानी कि अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। जितने टाइम में एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करेगा, उसी टाइम को मैं बोलती हूं बच्चे टाइम पीरियड। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक चक्कर जो है न्यूक्लियस के अराउंड, एक रेवोल्यूशन न्यूक्लियस के अराउंड कितने टाइम में ले रहा है, कितना टाइम लगा रहा है एक रेवोल्यूशन करने में, तो उसी को मैं बोल रही हूँ बच्चे यहाँ पे टाइम पीरियड। ठीक है। अब देखो, ये आपने बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। स्पीड क्या होता है, स्पीड हम कैसे निकालते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, हम पढ़ते हैं हमेशा स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। राइट। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि डायरेक्शन भी देती है, मैग्नीट्यूड भी देती है। लेकिन बच्चे केमिस्ट्री में स्केलर वेक्टर कुछ भी नहीं होता, हम सबको इक्वल लेके चलते हैं। कोई स्केलर कोई वेक्टर नहीं, वो आपका फिजिक्स है जिसमें आप स्केलर वेक्टर बोलते हो। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, स्पीड की जगह क्या मैं वेलोसिटी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि स्केलर वेक्टर का कोई रोल नहीं है। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी और टाइम मेरा ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी नीचे आ जाएगी। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब ये डिस्टेंस क्या है बच्चे, ये है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मैं टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो डिस्टेंस भी तो बच्चे में इलेक्ट्रॉन का ही लूंगी और वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की ही आएगी। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना हुआ। अब एक बात बताओ, ये क्या है, हम बोल रहे हैं हमारा सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है ना, ये बोल रहे हैं। अब ये जो है तो निदिष्ट में तो थोड़ा गड़बड़ सा ही बन गया मुझसे, बट कोई नहीं, कोशिश की है। ठीक है। अब ये जो सर्कुलर पाथ है, इसी पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस के जितना डिस्टेंस कवर किया इसने। और सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो क्या डिस्टेंस की जगह में लिख सकते हो 2 पाई आर, हाँ बच्चे लिख देंगे हम 2 पाई आर। तो टाइम हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने लिख दिया v। ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो t जो है मेरा टाइम वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, r के। 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो अगर मैं डायरेक्टली ये वाला साइन हटाऊंगी तभी 2 पाई आएगा मेरा। अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये किसके, r के, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। राइट। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, r की वैल्यू। अब एक बात बताओ आप मुझे, r क्या पढ़ा था मैंने, r हमने पढ़ा, r क्या है, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। r है बच्चे हमारी रेडियस, क्योंकि वो इसी में ही तो घूम रहा है बोहर एटॉमिक मॉडल के, इसी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा वही हमारी रेडियस होगी। तो रेडियस ऑफ क्या होगा हमारा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से, न्यूक्लियस से। राइट। तो r क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमारे इससे पहले वाले लेक्चर में आएगी n² अपॉन z, और वेलोसिटी क्या आती है हमारी, z अपॉन n। तो टाइम पीरियड, जब मैं ये n ऊपर जाएगा और z नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, n³ हो जाएगा बच्चे। क्या मैं सही हूं, हाँ, n³ हो जाएगा हमारे पास। राइट। और अपॉन में क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम पीरियड डायरेक्टली n² अपॉन n³ अपॉन z स्क्वायर।
तो ये है हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। वैसे पूछा बहुत कम जाता है, बट फिर भी वंस इन अ ब्लू मून अगर आ गया, बाई चांस आ गया, तो एटलीस्ट ये ना हो कि आपको नहीं पता। ठीक है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, n³/z²। आई होप आपको ये टाइम पीरियड जो है वो समझ में आ गया होगा। यानी कि ऐसे कंसीडर कर लो कि आप किसी पार्क का एक चक्कर काट के आते हो, किसी पार्क का सर्कुलर उसमें पाथ एक चक्कर जब आप काट के आते हो, तो आपने जहां से स्टार्ट किया वो एक चक्कर वहीं तो वैलिड होगा, जहां वहीं आप खत्म करोगे, उसी पॉइंट पे आ जाओ, यानी तभी आपका एक पूरा चक्कर होगा, राइट। तो उस चक्कर को काटने में आपको कितना टाइम लगा, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को वो रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगा, दिस इज आवर टाइम पीरियड। ठीक है, अभी करते हैं एनर्जी, राइट। तो अभी करते हैं हम एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट। रेडियस कर लिया हमने, वेलोसिटी कर ली और टाइम पीरियड कर लिया। ठीक है, अभी हम करेंगे एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। देखो एनर्जी क्या होती है, पहले एक बात सीखो, ये है हमारा न्यूक्लियस, पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन किसकी वजह से, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है बच्चे न्यूट्रल, तो इसीलिए प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का सिर्फ मास होता है, चार्ज नहीं, राइट। तो अब एक बात बताओ, E जो है प्लस E जो है वो तो हो गया हमारे प्रोटॉन का चार्ज, तो मैंने ये Z क्या लिखा, Z है एटॉमिक नंबर। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं लेती हूँ हीलियम, राइट, हीलियम, तो हीलियम का क्या होगा, प्रोटॉन, हीलियम का प्रोटॉन अलग होगा, हीलियम का प्रोटॉन क्या होगा 2। हीलियम में कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं। अगर मैं हाइड्रोजन का लेती हूँ तो 1 प्रोटॉन है, लिथियम लेती हूँ तो 3 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन चार्ज तो प्लस E है, तो क्या मैं Ze लिखूंगी, हाँ लिखूंगी, क्योंकि Z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब मैं हाइड्रोजन लूंगी तो Z यानी कि प्रोटॉन जो है मेरा वो 1 हो जाएगा। जब मैं Z की वैल्यू जो है वो 2 लिखूंगी, Z की वैल्यू मैं 2 कब लिखूंगी, जब मैं हीलियम लूंगी। जब मैं लिथियम लूंगी तो मैं Z की वैल्यू जो है वो 3 लिखूंगी, राइट। तो इसीलिए मैंने लिखा Ze। अब ये जो है मेरी ऑर्बिट है, ये जो मैंने ब्लैक से ऐसे बनाया, ये है मेरी ऑर्बिट, इसमें घूम रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा गेट खोलना पड़ेगा मुझे। इसमें घूम रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जो 2 चार्जेस, एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में क्या कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो बच्चे वहां लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। अब Fe से जो मैंने अंदर रिप्रेजेंट किया है, दिस इज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही प्रोवाइड करेगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जब एक किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना है, रोटेट करना है, तो वहां पर हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होना मस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटेल में डीपली आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो देखो ये है हमारी बाहर की तरफ लगती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है मेरी mv²/r। तो पहले इस चीज को देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मेरी इलेक्ट्रॉन में, उसी ने प्रोवाइड की मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चे K(Q1Q2)/r²। Q1 Q2 क्या है, चार्जेस हैं जिनके बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। तो यहाँ वो 2 चार्जेस क्या हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक है मेरा न्यूक्लियस। ठीक है, और R क्या है, R है हमारा डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, ये R है, ये है इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से, राइट। इलेक्ट्रॉन यानी कि इस ऑर्बिट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से। K क्या है, K हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ओके। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारी, क्योंकि अगर खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी अट्रैक्शन फोर्स होगी तो इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ खींचा चला आएगा, तो इसीलिए बाहर में एक अपोज फोर्स भी होनी चाहिए ना जो इसको रोटेट करा के रखे, वही होती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो इक्वल होती है मेरी mv²/r।
यहां से आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर, और यहाँ का आर ये कैंसिल हो गया, यहाँ आर स्क्वायर था इसीलिए आर आ गया, यहाँ का आर कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स टू mv स्क्वायर। अब एक बात सुनो, टोटल एनर्जी हमारी, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, इलेक्ट्रॉन जब इसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो मूव कर रहा है, वो मूविंग स्टेट में है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन के थ्रू आती है, जहां मोशन वहां काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है हमारे न्यूक्लियस से, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां आ जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन के पास क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर रेडियस पे है हमारा विद रिस्पेक्ट टू हमारा न्यूक्लियस। ओके, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी ये बेसिक सी चीज है, आपको पता होगी। वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ mv स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। ये माइनस जरूर ध्यान रखें, ये जो माइनस होता है ये बच्चे शो करता है, अट्रैक्शन शो करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उसका न्यूक्लियस के तरफ जो है वो अट्रैक्टेड है, वो साथ साथ अट्रैक्शन के साथ ये शो करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल स्टेट में है। स्टेबल स्टेट का मतलब क्या है कि जब अगर हमें हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़े दूसरी शेल्स में या दूसरी ऑर्बिट में, जब हमें इसे भेजना हो अपर शेल्स में या लोअर शेल्स में, तो हमें इसे कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब हमारा शेल जो इलेक्ट्रॉन है अपर शेल में जाएगा तो हमें इसे इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं कि जब हमें N1 शेल से N2 शेल में भेजना है तो हम इसे कुछ एनर्जी देते हैं, ये वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और ऊपर वाले शेल में जाता है, अपग्रेड होता है, राइट। तो हम इसे एनर्जी देते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल स्टेट में है। एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल कंफर्टेबल है, हर चीज से सेटिस्फाई हैं, डेली वही काम कर रहे हैं लेकिन आप सेटिस्फाई हैं। अब आपको किसी और काम को करने के लिए अगर मैं बोल दूं कि आपको नहीं ये काम नहीं, अब आपको इससे और ऊपर काम करना है, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से, अपनी स्टेबल स्टेट से खुद को निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। एंड दैट एनर्जी जो हम बोल रहे हैं वही हमारी आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये नेगेटिव साइन शो करता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा स्टेबल है। तो माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर, के वही कांस्टेंट, Q1 Q2 चार्जेस, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज, दूसरा चार्ज हमारा पॉजिटिव जो न्यूक्लियस पे है Ze, और ये हमारा R जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का, राइट। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बोल दीजिए, या फिर ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। अब हमने यहाँ तक देख लिया कि हमारा आ गया हाफ Q1 Q2 अपॉन आर इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, हाफ mv। हाँ देखो यहाँ तक आया था हमारा के Q1 Q2 अपॉन आर इक्वल्स टू mv स्क्वायर। अब मुझे दिख रहा है यहाँ mv स्क्वायर है, यहाँ हाफ mv स्क्वायर है। अगर मैं कहीं से हाफ का जुगाड़ कर लूँ तो क्या मैं ये जो मेरी वैल्यू, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं उसकी वैल्यू ये रख पाऊंगी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इक्वल सेम करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ mv स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड को इक्वल रखना पड़ेगा, दोनों साइड को 1/2 से मैंने किया बच्चे मल्टीप्लाई, तो 1/2 के Q1 Q2 अपॉन आर, इधर भी 1/2 हाफ, ये क्या हो गया mv स्क्वायर। दिस इज हाफ mv स्क्वायर, ये क्या है मेरा, ये है बच्चे मेरी काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की, जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस मेरा पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ हाफ
के Q1 Q2 अपॉन R, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, माइनस के Q1 Q2 अपॉन R, ये वैल्यू उठा के मैंने पोटेंशियल एनर्जी की रख दी। ठीक है, अब टोटल जब मैं इसको सॉल्व करूंगी प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा, तो Q1 क्या है मेरा, देखो कैसे जेड स्क्वायर कैसे आया, ये है के Q1 Q2, राइट, के कांस्टेंट है, Q1 Q2 यानी वो चार्जेस जिनके बीच में फोर्स लग रही है। यहाँ कौन से दो चार्जेस हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, वैल्यू नहीं लिखनी है कभी आप 1.6 10 की पावर -19 कूलम लिखो, नहीं, हमें वैल्यू नहीं लिखनी है, हमें E की टर्म्स में लिखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हमने लिख दिया E Q1, Q2 क्या है, और दूसरा चार्ज कौन सा है हमारे पास, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस में किसकी वजह से चार्ज आ रहा है बच्चे, न्यूक्लियस तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, अब न्यूक्लियस में बचता है हमारे पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो गया, तो चार्ज कौन देगा मेरा, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस E, राइट। लेकिन जितने मैं एटम्स चेंज करूंगी, अगर मैं हाइड्रोजन लूंगी तो उसका प्रोटॉन होगा 1, अगर मैं हीलियम लूंगी उसका प्रोटॉन होगा 2, अगर मैं लिथियम लूंगी उसका प्रोटॉन होगा 3, अगर मैं बेरिलियम लूंगी उसका प्रोटॉन होगा 4। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मेरे एटम्स चेंज होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे चेंज हो जाएंगे। तो क्या मैं एक फिक्स वैल्यू E नहीं लिख सकती यहाँ पे, इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा ZE, Z की जगह हाइड्रोजन होगा तो 1 आ जाएगा, हीलियम होगा तो 2 आ जाएगा, लिथियम होगा तो 3 आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए Q2 क्या हो गया मेरा, ZE। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया बच्चे के ZEE का स्क्वायर कर दो, के ZE स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे के ZE स्क्वायर अपॉन R माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन R, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास टोटल एनर्जी निकल के आएगी जिसकी वैल्यू है -12 के ZE स्क्वायर अपॉन R, ये है मेरी फाइनल टोटल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के ZE स्क्वायर अपॉन R, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ZE स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम आगे फर्दर करते हैं एक्सप्रेशन। तो देखो हमने किया एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के ZE स्क्वायर अपॉन R माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन R। तो मेरी टोटल एनर्जी क्या आई थी बच्चे, टोटल एनर्जी आई थी -12 के ZE स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। ये क्या है, टोटल एनर्जी मेरी किसके इक्वल थी, यहां लिखती हूं मैं, टोटल एनर्जी मेरी इक्वल थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो आ गई हाफ के ZE स्क्वायर अपॉन R। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये मेरी काइनेटिक एनर्जी है, हाँ ये मेरी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ के ZE स्क्वायर अपॉन R। तो अगर मैं टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड देखूं तो क्या दोनों की वैल्यू सेम है, हाँ दोनों की वैल्यू सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मेरा टोटल एनर्जी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, राइट। अब ये है मेरी पोटेंशियल एनर्जी के ZE स्क्वायर अपॉन R। तो काइनेटिक एनर्जी जब मुझे लिखनी हो तो वो इक्वल हो जाएगी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो रिलेशन क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मेरा टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड, हम यहाँ साइन की बात नहीं करें, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल, और काइनेटिक एनर्जी मेरे इक्वल हो जाएगी हाफ पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड के इक्वल, राइट। अब देखो ये जो मैंने टोटल एनर्जी निकाली ये क्या है मेरी, ये है बच्चे मेरी EN यानी कि nth बोहर ऑर्बिट की एनर्जी, nth बोहर ऑर्बिट में घूमने वाले रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो कि इक्वल हो जाएगी मेरी माइनस, यहाँ से निकला है -12 के ZE स्क्वायर अपॉन RN। ये जो RN यानी रेडियस क्या है, हमारे nth बोहर ऑर्बिट, nth बोहर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, उसकी रेडियस है कहाँ से, न्यूक्लियस से, राइट। तो हमने पढ़ा है
आर एन जो हमारा रेडियस होता है nth बोहर ऑर्बिट का, उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। फिर हमने इस सारे कांस्टेंट की वैल्यू अलग से निकाल दी थी 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, लेकिन हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, राइट। तो क्या मैं इस आर एन की वैल्यू को अपने इस एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकती हूँ। तो मैं अगर आर एन पे इस एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को, आर एन की वैल्यू को इस एनर्जी के एक्सप्रेशन में लिख दूं, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? रखने के बाद मेरे पास ई एन, nth ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी माइनस हाफ 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसमें देखो 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k स्क्वायर कांस्टेंट, e की पावर 4 कांस्टेंट, h स्क्वायर कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट। जितना भी ये कांस्टेंट है, जब मैंने इसको वैल्यू, इसकी सबकी वैल्यू की टोटल, तो फाइनल वैल्यू आती है मेरे पास माइनस 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18। जो इसमें कांस्टेंट नहीं है वो क्या है मेरा? z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। z क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी कि जब मैं डिफरेंट एटम्स लूंगी तो मेरे पास सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन लिया, एटॉमिक नंबर 1, हीलियम लिया, एटॉमिक नंबर 2, लिथियम लिया, एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम लिया, एटॉमिक नंबर 4। यानी कि जो चीज कांस्टेंट नहीं है वो है मेरा एटॉमिक नंबर, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम z से। तो यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर इस एक्सप्रेशन के थ्रू, और n स्क्वायर, n क्या है? n है हमारा बोहर ऑर्बिट, या फिर हम उसे बोलते हैं शेल, या फिर हम उसे कह सकते हैं स्टेशनरी स्टेट्स, राइट। तो n क्या है? अगर मैं बात करती हूँ बच्चे ऑर्बिट नंबर 1 यानी शेल नंबर 1 की, तो n की जगह वैल्यू आ जाएगी 1। अगर मैं बात करती हूँ मुझे एनर्जी निकालनी है शेल नंबर 2 की, तो मैं यहाँ लिख दूंगी n की जगह पे क्या आ जाएगी? वैल्यू 2 आ जाएगी। जैसे कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द एनर्जी, किसकी एनर्जी निकालनी है हमें? लिथियम एटम की, राइट, लिथियम +2 की। +2 क्यों लिखा? क्योंकि बोहर, ये याद रखिए, बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, यानी कि वो स्पीशीज, वो एटम्स जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के अंदर इन टोटल तो 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है न्यूट्रल एटम में। लेकिन उसे हाइड्रोजन लाइक स्पीशी बनाने के लिए हम उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे, राइट। जब Li+2 यानी उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए तो बचता है लिथियम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब वो कंडीशन फॉलो कर रहा है हमारी बोहर एटॉमिक मॉडल की, राइट। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसकी? लिथियम एटम की, जिसका इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है, हमें कौन सी शेल का निकालना है? मान लो दे दिया शेल नंबर 4, राइट, शेल नंबर 4। तो ये आप एक्स, और किसमें निकालना ये जरूर याद कर रखना, इसकी यूनिट क्या है? जूल पर एटम, राइट। जो हमारा ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन करके आंसर आया, ये बच्चे आया है हमारा जूल पर एटम में, क्योंकि एनर्जी की SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है, उसकी यूनिट होती है जूल, राइट। तो देखो हम क्या करेंगे, ये है -2.18 इंटू 10 की पावर -18, दिस इज कांस्टेंट। ये वैल्यू कहाँ से आई? जितना भी इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट वैल्यूज थी उन सब की वैल्यूज को इन टोटल करके हमारे पास ये वैल्यू आई। अब मैंने पूछा है लिथियम एटम, तो लिथियम का मेरे पास जो है एटॉमिक नंबर क्या है लिथियम का? 3। तो मैं लिखूंगी z की तरह, z के प्लेस पे 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9, राइट। अब कौन से शेल का पूछा है क्वेश्चन में? शेल नंबर 4, तो n की जगह पे मैं रख दूंगी 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 16। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा एनर्जी का जूल पर एटम में। अब देखो ये जो है वैल्यू -2.18 इंटू 10 की पावर -18, इस वैल्यू को एक नाम दे दिया, और इस वैल्यू को नाम दिया किसने? रेडबर्ग ने। अब रेडबर्ग ने नाम दिया है तो ऑब्वियसली अपना ही नाम दिया होगा, तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे RH से। RH, अगर आपको कहीं एक्सप्रेशन में RH लिखा दिख जाए, जैसे ये लिख दिया मैंने
ई एन इक्वल्स टू, ई एन क्या है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, nth बोहर ऑर्बिट, हमेशा याद रखिए हम बात करें यहाँ पे बोहर ऑर्बिट की, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस, माइनस क्या सिग्निफाई करता है, माइनस सिग्निफाई करता है बच्चे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये देखो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों तरफ घूमता है मेरा इलेक्ट्रॉन, कंसीडर करो ये है हमारा शेल नंबर 1। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो हमने बात की थी यहाँ दो फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, और बाहर लग रही थी मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड्स न्यूक्लियस। एक चीज और ये सिग्निफाई करता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड है न्यूक्लियस से, यानी मेरा इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल स्टेट में है, वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं है कि कहीं भी उछल के किसी भी शेल में चला जाएगा ना, वो है मेरा स्टेबल स्टेट में, यानी अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही वो रिवॉल्व करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने उसे कोई एनर्जी नहीं दी, एटम आराम से बैठा हुआ है और इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 से उछल के शेल नंबर 3 में चला गया अपने आप, नहीं, ये हमेशा शेल नंबर 1 में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अपने पाथ में, अपनी ऑर्बिट में, जब तक हम खुद इसे एनर्जी नहीं देंगे। और वो एनर्जी जो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हम देंगे, यानी एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, तभी अपग्रेड होगा। वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है बच्चे फोटोन, जिसके बारे में हम 2 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। फोटोन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, वही स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी दी जाती हैं, और जब ये अपर शेल से लोअर शेल में आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये शेल नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन मेरा शेल नंबर 2 में आ रहा है, राइट, तो हम कहते हैं कि वो एनर्जी रिलीज करता है। जब वो अपर शेल से लोअर शेल में आएगा वो एनर्जी को रिलीज करेगा। वो एनर्जी की फॉर्म में क्या रिलीज कर रहा है, उसके पास सिर्फ फोटोन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो एनर्जी क्या रिलीज करेगा, वो फोटोन्स को रिलीज कर देगा, राइट, ठीक है। देखो जैसे कि खाना खा के आप में एनर्जी आ जाती है, तो आपके लिए आपका खाना क्या हुआ, फोटोन, आपने फोटोन लिया, यानी आपने अपना खाना खाया और आप में एनर्जी आ गई, आप काम करने लगे, तो इट मींस आपने फोटोन लिया, आप काम करने लगे। जब आपको काम नहीं करना है तो आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, आप अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हो, तो आप क्या रिलीज कर देते हो, एनर्जी की फॉर्म में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है अपने फोटोन्स, राइट। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी nth ऑर्बिट की इक्वल्स टू माइनस, माइनस पता चल गया क्यों आया, एटम स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, जितना ज्यादा माइनस में एनर्जी आएगी इट मींस इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा बाउंडेड है, उतना ही ज्यादा अट्रैक्टेड है मेरे न्यूक्लियस से, राइट, उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी उसे देनी पड़ेगी उसे एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि दूसरे शेल में उसे ट्रांसफर करने के लिए, राइट। तो देखो एनर्जी nth ऑर्बिट की इक्वल्स टू माइनस RH। व्हाट इज दिस RH? दिस RH इज बच्चे रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ठीक है, और ये z² अपॉन n² एज इट इज आ जाएगा, और ये किस में आएगी हमारी एनर्जी, जूल पर एटम में, ओके। अब मान लो जरूरी तो नहीं कि आपको हमेशा जूल पर एटम में ही आंसर मिले, जूल में जरूरी नहीं, आपको आंसर दे दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, फिर आप वहां चेंज करते घूमोगे। इससे बेटर है एनर्जी का एक और फॉर्मूला आया, En इक्वल्स टू माइनस 13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट। अगर हमसे पूछ लिया जाए किलो कैलोरी पर मोल में, तो उसके लिए भी एनर्जी की वैल्यू है En इक्वल्स टू माइनस 313.6 z² अपॉन n² किलो कैलोरी पर मोल। तो अब अपने इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 2 शेल्स के बीच के एनर्जी डिफरेंसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। ओके।